ठीक है। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। तो आपको अभी पता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। उसमें एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो होते हैं। जैसे कॉपर वेसल जो होता है वो, उसमें एलिमेंट होते हैं जो कॉपर एलिमेंट है उसी से बना हुआ होता है, ठीक है। हैज़ ओनली कॉपर एटम्स इन इट। कोई गोल्ड से बनी हुई चीज़ है तो उसमें गोल्ड से रिलेटेड सारे एटम्स होंगे। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस ईदर फिजिकली और केमिकली। आपने देखा है कि फिजिकल चेंजेस पढ़े हैं और केमिकल चेंजेस पढ़े हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। वो वापस रिवर्स जो है वो कितने एलिमेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज में ए से जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब उन 26 अल्फ़ाबेट से मिलियंस ऑफ वर्ड्स बने हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ वर्ड्स बने हुए हैं, और उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके बुक्स बनी हुई हैं। इसी तरह 118 एलिमेंट से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बने हुए हैं। सारी चीज़ें इन्हीं 118 एलिमेंट्स से मिला के बनी हुई हैं। अब ये एलिमेंट्स को जब फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है तो वो कंपाउंड कहलाता है, और जब किसी भी रेशियो में उसको मिला देते हैं, मतलब किसी भी, इधर से हाइड्रोजन उठाया, इधर से ऑक्सीजन उठाया, ऐसे ही मिला दिया तो कुछ भी बन गया। लेकिन जब हाइड्रोजन के 2 एटम लिया और ऑक्सीजन का 1 एटम लिया तो क्या बन गया? वाटर बन गया, H2O बन गया, ठीक है। तो फिक्स रेशियो में जब हम मिलाते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। और एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं ये बेसिक्स है, इस दुनिया की फॉर्मेशन का बेसिक है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इन अदर वर्ड्स एलिमेंट में इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम। जैसे अगर मैं कहूं गोल्ड एक एलिमेंट है। अब गोल्ड में गोल्ड के ही एटम्स होंगे, गोल्ड में सिल्वर के एटम्स नहीं होंगे, गोल्ड में आयरन के एटम्स नहीं होंगे। और हर एलिमेंट की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट शो द सेम प्रॉपर्टीज एज द एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम गोल्ड की बात करें या गोल्ड के एलिमेंट की बात करें, उसमें दोनों में प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी। ये ऑफ कर दो। अब एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। क्लासेस हैं एलिमेंट्स को आप जब क्लासिफाई करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में एक सबसे पहले प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे, इसको याद रखिएगा, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है जिस चीज को आप पीट के शीट में कन्वर्ट कर दें, वो हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? समझ में आया? जिसको पीट के आप क्या कर दें? शीट में कन्वर्ट कर दें। दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस। क्या होती है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू बी ब्रोकन इनटू पीसेस, उसको आप तोड़ दें। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है उससे आप पतले पतले तार बना सकते हैं या नहीं। फिर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टर होता है ना, बस में जैसे कंडक्टर होता है वो आपको लेके जाता है, या गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से कोई चीज पास होती है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर अब कंडक्टिविटी कई तरह की होती है। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब होता है गर्मी को ले जा सकती है, वो चीज जो एलिमेंट है वो गर्मी को ले जा रहा है या नहीं ले जा रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं पास हो रही है। सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है जब आप उसमें उसको किसी चीज से, हैमर से या किसी चीज से जो है आप हिट करें तो उसमें आवाज कैसी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बेसिस के ऊपर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जो 118 एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो मैं यहां दिखा दूंगा और आपके पास भी होगा। मेटल्स जो होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जितने मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर जैसे कमरे का है ना, इसका रूम टेम्परेचर है। फ्रिज का टेम्परेचर अलग होगा, जब आप एयर कंडीशनर चला देंगे तो उस कमरे का टेम्परेचर अलग होगा। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल उस कमरे की गर्मी क्या है बिना पंखे एसी के। तो मेटल्स सॉलिड होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी होते हैं।
इसी तरह से मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस, उसकी जो सतह है वो चमकदार होती है। दे हैव लस्टर, चमक होती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटल्स हैं, आपको देखने से लग रहा है, ठीक है। नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, उसमें चमक नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे। मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स आर मेलेबल, यानी कि उसको पीट पीट के आप क्या बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, उससे पीट पीट के आप शीट नहीं बना सकते हैं। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, यानी कि उसको इजीली आप पीसेस में तोड़ नहीं सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, उसको आप तोड़ सकते हैं, ब्रिटलनेस होती है उसमें। मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब उसको आप उसके पतले पतले क्या बना सकते हैं, तार। जैसे गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर है, आयरन है, तो इसके तार बनते हैं नहीं बनते हैं, तो मेटल है ये। अगर ये चीज है, इससे ये आप क्या कर सकते हैं, डक्टिलिटी, यानी इसके तार बना सकते हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं, उसके तार नहीं बना सकते हैं। सिट प्रॉपर्ली, सोइए नहीं, एंजॉय द सेशन। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब उसमें से हीट क्या होती है, पास होती है। इसीलिए जो बर्तन होते हैं वो ज्यादातर मेटल्स के बने होते हैं। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं, प्लास्टिक है, हाँ, लकड़ी है। मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, मोस्ट मेटल्स। इसीलिए उसके बिजली की वायरिंग में तार जो है मेटलिक कॉपर वॉपर के पड़ते हैं, देखा होगा आपने तार को। कभी उसका इंसुलेशन हटाइए प्लास्टिक का, तो उसके अंदर आपको दिखता है तार, तो क्या होता है, मेटल ही तो होता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि जब आप उससे आप घंटी बजा सकते हैं, आवाज आएगी। नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। अब मेटल्स के कुछ एग्जांपल, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, बहुत सारी चीजें, 118 है। अब मेटलॉइड्स ऐसी होती, एक तो मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, जैसे इंग्लिश में होता है ना, वॉवेल्स हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए 26 अल्फाबेट्स में, इसी तरह इसमें 118 एलिमेंट्स में मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए। अब कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनके सबके सिंबल होते हैं जो मस्ट है। आप किसी क्लास में चले जाएंगे, लेकिन आपको ये 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अगर नहीं पता है और उनके सिंबल्स, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे बिल्कुल। तो ये जो सिंबल्स हैं, एक यूनियन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ठीक है। ये इन सिंबल्स को अप्रूव करता है। जैसे आप ए कहते हैं इंग्लिश में, तो एक सिंबल बनता है नहीं बनता है, बी कहते हैं तो एक सिंबल बनता है नहीं बनता है। इसी तरह से ये जो 118 सेम समझ लीजिए आप, जैसे 26 अल्फाबेट्स में वॉवेल कॉन्सोनेंट होते हैं, यहां 118 एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे 26 अल्फाबेट्स से आप सारी बुक्स लिखे हैं, इसी तरह से आप 118 एलिमेंट से सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। आपकी दवा, आपका घर, आपके घर के अंदर का सारा सामान, आपके किचन के अंदर का सारा सामान। मैंने आपसे कहा था रैपर पढ़ने की हैबिट डालिए, उस रैपर के अंदर की सारी चीजें। अब जो 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट यूजुअली आप कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन कैपिटल C, ऑक्सीजन कैपिटल O, नाइट्रोजन कैपिटल N। अब 118 एलिमेंट्स हैं, तो इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव देयर नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, बहुत से ऐसी एलिमेंट होंगे जिनका सेम लेटर से नाम स्टार्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन, वो भी C से है, कार्बन भी C से है, कैल्शियम भी C से है, कोबाल्ट भी C से है, ठीक है। अब यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे बताइए। फर्स्ट नेम ऑफ द लेटर इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल, वो तो फर्स्ट लेटर ले लेंगे, और जो नेक्स्ट लेटर लेंगे, अगर कई एलिमेंट्स हैं जो C से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, कार्बन, कैल्शियम, कैडमियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, सब C से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला तो कैपिटल C ले लिया। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर जो आपका होगा इज द नॉन रिपीटिंग लेटर्स ऑफ द नेम इज द सेकंड लेटर ऑफ द सिंबल। जो ऐसा सेकंड लेटर वो होगा जो रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे कैल्शियम और क्लोरीन की अगर आप बात करें, तो इसमें C के साथ A लगेगा और उसमें लगेगा C के साथ L लगेगा, क्योंकि बाकी जो है वो ये दोनों नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इसको जब आप ये मेरा लेक्चर या बुक फिर से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। और फर्स्ट लेटर को कैपिटल से लिखते हैं, और जो सेकंड लेटर होता है उसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल से। जैसे कैल्शियम के लिए CA, तो कैपिटल C हो गया और स्मॉल
ए हो गया। क्लोरीन के लिए Cl, तो ये कैपिटल C हो गया और स्मॉल l हो गया। ठीक है, जहां पे कई एलिमेंट्स जो हैं वो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लैटिन नेम्स जिनके हमने लिए हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम के लिए कैलियम लेते हैं K। देखिए पोटेशियम वैसे तो P होना चाहिए, लेकिन क्या लिया, वो लैटिन से आया, लैटिन में उसका मतलब कहते हैं कैलियम। इसी तरह से गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या होना चाहिए, G नहीं, लैटिन में उसको कहते हैं ऑरम। ठीक है, तो उसका लिया AU। तो ये कम से कम आपको पहले 20 एलिमेंट्स, मैं तो कहूंगा फर्स्ट 40 एलिमेंट्स बाई हार्ट यहां पे मैं डाल दूंगा, और आपके बुक में भी होगा, वहां से आप उसको लर्न करेंगे विद देयर सिंबल्स। जैसे ए से जेड तक लर्न है, अगर नहीं लर्न होगा तो क्या आप वर्ड्स राइट कर पाओगे? हाँ, इसी तरह से अगर आपको 1 से 40 एलिमेंट्स विद सिंबल्स नहीं लर्न है तो आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दीजिए, भूल जाइए। लेकिन ये बहुत ईजी है, क्योंकि केमिस्ट्री तो आपकी डेली लाइफ में घुसी हुई है। ठीक है, अब जैसे आपका सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या होना चाहिए, S, लेकिन वो लैटिन नेम से आया, आर्जेंटम, जिसके लिए होगा AG। आयरन, आयरन के लिए क्या होना चाहिए, I, लेकिन नहीं, आयरन के लिए क्या आया है, फेरम, फेरम लैटिन नेम है, Fe। समझ में आया? तो ये एलिमेंट्स आपको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, इसको कॉपी में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको विद देयर सिंबल्स, तब केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए सोचिएगा, नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ना भूल जाइए, नहीं पढ़िएगा। अब इसके बाद जो आता है ये बेसिक्स है कंपाउंड। मैंने आपको बताया जैसे अल्फाबेट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, अल्फाबेट्स को मिला के हम वर्ड बनाते हैं। इसी तरह जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो से ज्यादा एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं, फिक्स रेशियो, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है आपको। कौन सा रेशियो, फिक्स रेशियो। इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली द एलिमेंट लूजेस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज इन अ कंपाउंड विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म। जब देखिए दो एलिमेंट्स को हम रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म होके लूज हो जाएंगी, और जो उसको मिला के नई चीज बन रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और उसी को हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी क्या बन गया, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, H2O, मिला के क्या बन गया, वाटर। अब हाइड्रोजन ऐसे उठा लिया और ऑक्सीजन ऐसे उठा लिया, तो ये फिक्स रेशियो में हुआ, ये तो क्या बन गया, मिक्सचर अलग चीज हो गई। और ये जो फिक्स रेशियो में मिल रहा है, इसको आप कहेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है बताइए, व्हेन 2 और कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। और अगर फिक्स रेशियो नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, खिचड़ी, यानी कि मिक्सचर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सब कंपाउंड्स हैं। और कंपाउंड्स आप रैपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप टूथब्रश से लेके, साबुन से लेके, आपकी टॉनिक से लेके, आपके चॉकलेट से लेके, सब कुछ के अंदर कंपाउंड्स हैं, जो इन्हीं 118 एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं मिला के इधर उधर बने हुए। अब यही पढ़ना पूरी ये केमिस्ट्री है। ये कैसे मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं, कितने एटम किसके मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा सिस्टम पढ़ना जो है, यही आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है बताइए, कौन बताएगा? हाँ, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। कंपोजिशन कैसे बना है, उसका ढांचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, जब वो दूसरे से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यही क्या है, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में खूब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, केमिस्ट्री में खूब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड आता है मॉलिक्यूल। क्या आता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है भाई बताइए, मॉलिक्यूल क्या होता है? हाँ, अब देखिए कंपाउंड समझ में आ गया। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। इधर सुनिए, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे मैंने कहा H2O, तो इसमें हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, लेकिन जो वाटर बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। मतलब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं
उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और जो उसके अंदर कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, कंपाउंड्स एग्जिबिट देयर ओन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती। जब तक वो अलग अलग था उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, लेकिन जब वो कंपाउंड बन गया, फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स मिल गए, उससे जो चीज बन रही है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। जैसे वाटर का मैंने बताया H2O, ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो खाते हैं, नमक खाते हैं ना घर में, कॉमन सॉल्ट वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी उसमें Na, सोडियम का है Na, और क्लोराइड के लिए, क्लोरीन के लिए Cl आता है। तो NaCl ऐसे सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन जो है वो अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब मिल गया तो क्या बन गया? कॉमन सॉल्ट, और इसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। इसी तरह से आप बहुत से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, अमोनिया, मीथेन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और जब यही फिक्स रेशियो में नहीं मिलेगा तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, मिक्सचर से पहले अब मॉलिक्यूल की हम बात कर लें थोड़ी सी। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, व्हेन और डिफरेंट एलिमेंट्स भी, और डिफरेंट एलिमेंट्स, दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मतलब जब दो एटम्स मिल जाएं तो क्या बन जाएगा? जब अगर अकेला है तो वो एटम है, जब दो एटम मिल गए तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या मॉलिक्यूल था? पैरेट, उसको उड़ा दिया, वो अकेला था इसलिए वो एटम रखना चाहिए था नाम उसका। तो द कंबाइनिंग एटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो समझ में आ गया? व्हेन टू, जब दो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, दो एटम है, दोनों को मिला दिया तो अब ये एटम नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, तब ये क्या कहलाएगा? ये डिफरेंट एलिमेंट्स का जो ये बन रहा है, वाटर जो बन रहा है H2O, ये उसका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, ठीक बात कह रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, अब मॉलिक्यूल से आपने क्या समझा? हाँ, व्हेन टू और मोर एटम्स, एटम्स, अभी तक एटम अलग अलग था, अब एटम आ गया पास में, दो एटम, तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अब सेम एलिमेंट का भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी मॉलिक्यूल के अंदर, जो उसके एटम में प्रॉपर्टीज हैं वही प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल में होंगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का जो एटम है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं और इसके अंदर जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, अभी पढ़ेंगे आप लोग, यही केमिस्ट्री है। बस यहीं से आपको समझना है कि अब आगे चल के सब जितने एलिमेंट्स हैं ना, इन्हीं के सबका पोस्टमार्टम करना है, एक एक चीज। तो जब ऑक्सीजन के डिफरेंट, ऑक्सीजन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं और इस ऑक्सीजन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, वही जब मिला देंगे तो उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, नहीं समझ में आया भैया? ऑक्सीजन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, इस ऑक्सीजन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, अब दोनों को मिला दिया तो सेम प्रॉपर्टीज के अंदर भी आएगी, इसके मॉलिक्यूल के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, और जो कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूल है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, मिक्सचर आपको पता है, व्हेन डिफरेंट, क्या? व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स मिक्स इन एनी रेशियो, तो वो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस आ सकता है, बता सकते हैं? कंपाउंड में एलिमेंट्स किस रेशियो में मिल रहे हैं और मिक्सचर में नॉट फिक्स्ड। ठीक है, कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, उसको केमिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप जो मिक्सचर हैं उसको आप सेपरेट, बहुत सारे मेथड से मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, कुछ बताएंगे आप किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? आपके घर में सीविंग, एक मेथड है सीविंग, सीविंग से मतलब छलनी, छलनी से बहुत चीज़ें छानते हैं, नहीं छानते हैं, आटे को छानते हैं, उसमें से निकालते हैं। इसी तरह से और बताइए, और बहुत सारे मेथड्स हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। पहला मेथड तो ये है हैंड पिकिंग। अब देखिए, दोनों मिक्सचर्स अगर सॉलिड हैं, एक मिक्सचर भी सॉलिड है और दूसरी चीज़ भी सॉलिड है, तो इसमें आप हाथ से, घर में चावल बीना है कभी? चावल से क्या निकालते हैं? रॉक्स, पेबल्स, पत्थर, क्योंकि वो उसमें क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, तो हाथ से निकाल लिया।
मिक्सचर को सेपरेट कर दिया। दूसरा मेथड थ्रेशिंग, थ्रेशर्स होते हैं गांव में आपने देखा है, जिसमें से गेहूं चावल की बालियों में से दाना निकाला जाता है। विनोइंग होता है, ऐसे ऐसे करके वो पंखा चला देते हैं, फिर गिराते हैं तो भूसी अलग होती है, दाना क्योंकि भूसी हल्की होती है उड़ के दूसरी तरफ चली जाती है। इसी तरह सीविंग, छलनी की मैंने बात की। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, क्या कैसे मैग्नेट से कैसे सेपरेट करेंगे? अगर आपने कभी कूड़ा बीनने वालों को देखा है, रैक पिकर्स को, तो क्या करते हैं, इतना बड़ा मैग्नेट लेके चलते हैं, ऐसे ऐसे किया करते हैं, तो लोहा क्या होता है उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, लोहे को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। इस तरह के गार्बेज की हीप से जिस तरह से वो लोग करते हैं। और ये रैक पिकर्स हम लोगों के लिए बून है, इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। अगर ये ना हो ना तो आपका जो सिटी है ना वो बिल्कुल गार्बेज का वो बन जाए, गार्बेज टाउन। ये लोग बहुत सफाई करते हैं। अब लिक्विड मिक्सचर्स अगर हैं, जैसे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसको आप पढ़ लेंगे घर में, आपने देखा होगा आप पानी डालें तो थोड़ी देर में वो नीचे उसमें गंदगी बैठ जाती है, जो सॉलिड चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर जो है वो फ्रेश वाटर या फ्रेश चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। फिल्ट्रेशन भी मिक्सचर को अलग करने का एक मेथड है। आपके घर में फिल्टर्स लगे होते हैं, या आपने देखा था यहाँ भी फिल्टर लगा हुआ था स्कूल में, जिसमें लगा है, जिसमें पानी जो है वो फिल्टर होके, फिल्टर क्या है, फिल्टर में भी तो आप मिक्सचर को अलग ही कर रहे हो, गंदगी को अलग कर रहे हो। इवेपरेशन से भी मिक्सचर को अलग करते हैं। नमक और पानी, नमक और पानी का घोल रखा हुआ, अब इवेपरेशन के मेथड से पानी क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये अलग अलग मेथड्स हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, ये आप जो है ये सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हम कंपाउंड्स के ऊपर कि हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके सिंबल्स हैं वो हमने याद कर लिए, हमको पता चल गए। अब हम उनको लिखेंगे कैसे? हम कैल्शियम क्लोराइड, ये एक कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम है और क्लोराइड है, Cl है, तो इसको लिखेंगे कैसे? लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला। वैलेंसी किसे कहते हैं और आयंस किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आप किसी भी केमिकल फॉर्मूले को बहुत इजीली राइट कर सकते हैं अगर आपको क्या पता हो, सिंबल्स पता हो, याद रखिएगा, और क्या पता हो, वैलेंसीज पता हो। क्या पता हो? सिंबल्स एंड वैलेंसीज। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द कंपाउंड। जो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले आप उनका क्या लिख लोगे, सिंबल लिख लोगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम के लिए क्या है, Ca और Cl, ठीक है। इसके बाद आप उसकी वैलेंसी राइट करोगे। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम्स। भाई ये एटम है, ये एटम है, अब ये इससे जुड़ेगा ना। इससे पहले हम आपको बता दें वैलेंसी क्या होता है। व्हाट इज वैलेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये पहला रूल है, वर्ड जैसे ग्रामर में होता है नाउन। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसका होगा, एटम किसका होगा, एलिमेंट का। एटम किसका होगा, एलिमेंट का, विद अदर एटम्स। भाई बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो एक एटम जब दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है तो कैसे कंबाइन कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। अब आपको हम अगर लेके चलें किसके अंदर, एटम के अंदर। इससे पहले अब आपने देख लिया एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। अब उसके आगे जाने से पहले आपको जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो एटम होता है, एटम के अंदर, अभी तक हमने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब एटम के अंदर क्या होता है बताइए, बता सकते हैं? एक न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता था, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ सेल्स बने, उसके अंदर न्यूक्लियस है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो जो एटम है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए चार्जेस समझते हैं ना, चार्ज, चार्ज का मतलब होता है ऐसे ऐसे जब आप अपने हाथ भी रब करो तो क्या हो जाते हो? चार्ज हो जाता है। कैसे चार्ज हो जाता है? कभी आपने कंघी लेके, वो स्केल लेके अपने ड्राई हेयर पे रब किया है और वो चार्ज हो जाता है और उसमें जो है आप उससे बिट्स ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखा है ये? घर में किया नहीं किया है? बैलून को कर लीजिए, स्केल को लेके अपने हेयर पे रब कीजिए, वो चार्ज हो गया, फिर टुकड़े पड़े होंगे बिट्स ऑफ पेपर, उस पर आप ऐसे लाइए तो उसमें क्या हो जाएगा? कैसे? चार्ज हो गया। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। एक स्टैटिक का मतलब जो रुका हुआ हो और डायनेमिक का मतलब जो चल रहा हो। ठीक है, ये चल रहा है, बंद हो गया, चल रहा है, हम देख रहे हैं, चलो गुड, लेंथी हो जाएगा। तो पॉजिटिव जो है, प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ज वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव का मतलब अभी पढ़ा इंटीजर्स में, निगेटिव का मतलब माइनस, पॉजिटिव का मतलब प्लस, न्यूट्रल का मतलब जीरो। ठीक है, समझ में आया? और जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का पार्ट, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, विच इज स्मॉल एंड डेंस इन नेचर। और न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इन इट्स मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। अब विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जैसे उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बायो के अंदर, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था? वहां पे क्या होता था? जेनेटिक मटेरियल होता था, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स। हाँ, तो यहां न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर, ये फिगर में दिखा दूंगा आपको, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घुमा करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे ये रिवॉल्व करते हैं। मैं इसमें डाल दूंगा, फिगर में दिखा दूंगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूमते हैं, जैसे यूं घूम रहे हैं, यूं घुमा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट कहते हैं रास्ता, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घुमा करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मास ऑफ द एटम। मास और वेट मैं आपको बता चुका हूं 100 टाइम्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? आप लोगों को भी बताया क्या डिफरेंस होता है, अब वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। फिर मास और वेट बता देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियर, जो एटम का जो मास है, यहां समझिएगा, एटम का जो मास है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो वो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है? जो अंदर है वही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तुम्हारे पेट के अंदर तुम्हारा वेट क्या हवा से तो नहीं होगा ना, बाहर है पूरी पेट के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें, वही तो सारी रिस्पॉन्सिबल होंगी हमारे वेट के लिए। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, इसलिए वो मास से रिप्लेस नहीं है मामला उसका कुछ। मास और वेट में डिफरेंस है, ये पूछ लीजिएगा, मैं बता चुका हूं कई बार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। याद रखिएगा, किसके बराबर होते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नॉर्मली अगर जितने प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं, 4 फॉर एग्जांपल, और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 प्लस है, 4 माइनस है, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तभी तो एटम न्यूट्रल है, तभी वो एटम। अगर एक अब 4 प्लस है और 5 माइनस हो गए, तो वो एटम क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। 5 प्लस है, 4 माइनस है, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ रहे हैं? चार्ज कैसे आएगा? वो पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनेगा? या तो प्रोटॉन बढ़ेंगे या न्यूट्रॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता, नो चार्ज, न्यूट्रल होते हैं, बेकार की चीज, लेकिन उसका कुछ काम है, आगे देखेंगे आप। ठीक है, और जो रास्ते हैं इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो रास्ते हैं, मैं यहां दिखा दूंगा, आप यहां पे भी देख सकते हैं। ये जो न्यूक्लियस के बाहर जो रास्ते हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं ऑर्बिट्स। ऐसे ऐसे रास्ते जो बनते हैं, इनको आप कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स। ऑर्बिट्स और शेल्स। ठीक है, अब ये
4 होते हैं, 1 2 3 4। कितने होते हैं? ये देखिए 1 2 3 4। वो है नहीं उसमें आपको, जो इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि ये आप कंबाइंड जो है आप इसको लाके देख सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपकी बुक में नहीं है या इनकी बुक में नहीं है वो सब आप मिक्स करके ये लेक्चर को घर पे जाके अगेन देख सकते हो, या जो भी आप देखना चाहे। जब ये ऑन एयर चला जाता तो कोई भी देखे। और इन शेल्स का नाम देते हैं हम KLMN, ठीक है। अंदर वाला जो शेल होता है उसको K कहते हैं, फिर L कहते हैं, फिर M कहते हैं, फिर N। ये 4 ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ्स हैं, मतलब आप बीच में खड़े हैं समझ लीजिए। और ये एक रास्ता हो गया गोल गोल, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया और फिर चौथा हो गया। तो इसी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? घुमा करते हैं। कौन घुमा करता है? इलेक्ट्रॉन्स घुमा करते हैं। अब न्यूक्लियस के ये बीच वाला, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। बीच वाला जो ये न्यूक्लियस है, इसके सबसे पास जो शेल है, सबसे पास इसके कौन सा शेल होगा? के शेल जो सबसे पास है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। और जो सबसे न्यूक्लियस से दूर है एन शेल, के पास में हुआ, फिर एल हुआ, फिर एम हुआ, फिर एन हुआ। तो जो एन शेल है उसकी एनर्जी सबसे हायर होती है, ठीक है। अब इन ये जो रास्ते हैं इसमें कौन चल रहा है? इलेक्ट्रॉन। रास्तों पे कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी बताया था, चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तो आपको केमिस्ट्री कभी भी नहीं समझ में आएगी। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर शेल में, हर रास्ते पे एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। KLMN ये जो रास्ते हैं इस तरह के, इस पे एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बस, उससे ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है। L में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 8। M में कितने रह सकते हैं? 18, ठीक है। इसी तरह से, तो उससे ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं हो सकते। और जो सबसे बाहर वाला रास्ता है शेल, उसको हम कहते हैं वैलेंसी शेल। भाई ये आप देखो, अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, किसी और कोई इलेक्ट्रॉन देना है या लेना है तो अंदर से जाएगा या बाहर वाला करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? सबसे बाहर वाला करेगा ना। तो इसी को हम वैलेंसी शेल कहते हैं। इसी को हम, मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आपको वैलेंसी वर्ड क्लियर हो जाए। कौन सा वर्ड क्लियर हो जाए? वैलेंसी वर्ड क्लियर हो जाए, और वैलेंसी शेल क्लियर हो जाए, और क्या क्लियर हो जाए? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो जाए। तो जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर का शेल है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वैलेंसी शेल, ठीक है। क्योंकि यही क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। अंदर से थोड़ी ना जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स निकल के लड़ने या दूसरे के पास। जो सबसे बाहर वाला शेल है वहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा दूसरे एटम्स का। भाई 2 एटम्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जब रिएक्शन होगा तो 2 एटम्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ, यही केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा रिएक्शंस होते हैं, एटम्स आपस में मिलते हैं, हाँ, तभी क्या बनता है? जब एटम्स आपस में मिलते हैं फिक्स रेशियो में तो क्या बनता है? कंपाउंड। तभी तो कंपाउंड बनता है। और आपकी लाइफ कंपाउंड से भरी हुई है। सुबह से रात तक कितने कंपाउंड्स आप यूज करते हैं? टूथपेस्ट, साबुन, हाँ, चॉकलेट, दवाएं, जैम, जेली, मुरब्बा, पता नहीं कौन कौन से कितने तरह के। आप घर में देख लीजिए कितने कंपाउंड्स यूज करते हैं आप। पानी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लेके जा रहा हूं, जिस तरह, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए जिस तरह अल्फाबेट से मिलके मिलियंस ऑफ बुक्स बनी हुई हैं, इसी तरह 118 एलिमेंट से मिलके दुनिया की हर चीज बनी हुई है। कोई चीज आप उठा के देख लो, कहीं ना कहीं वो क्या है? एक कंपाउंड। अगर कंपाउंड नहीं है तो फिर वो क्या है? मिक्सचर। कंपाउंड नहीं है तो क्या है? मिक्सचर है। अब उसी कंपाउंड को तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम है अलसिया, वली, फायजा, कुछ भी नाम है आपका, है, राम, रहीम, सीता, गीता। अब उसको नाम दोगे तो नाम देने का तरीका है। नाम कैसे दोगे किसी कंपाउंड को? नाम देने का एक मेथड है। एक पहली चीज तो आपको उसका वो पता होना चाहिए, सिंबल्स। फिर आपको क्या पता होना चाहिए? उसकी वैलेंसी। तो उस वैलेंसी को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं? और उसको समझने के लिए आपको क्या समझना चाहिए? चार्जेस, स्टैटिक चार्ज, डायनेमिक चार्ज। जिसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया किस चीज का?
आप हाथ रगड़ दीजिए, चार्ज हो जाएगा। अभी आपके 4-5 थप्पड़ मारें तो क्या हो जाएंगे, आपके गाल भी चार्ज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हाँ, या आप स्केल से अपने हेड को रब कीजिए। मैंने आपको फिर वही एग्जांपल दे रहा हूं, फिर उसे बिट्स ऑफ पेपर के क्यों चिपक रहा है वो बताइए। आप किया है किसी ने? बैलून से किया है। क्या होता था बैलून में? क्यों है? क्यों, कहां से आ गया चार्ज? ठीक है, चार्ज हुआ। तो चार्ज भी कई तरह के, अब ये देखिए, ये स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है, और यही चार्ज जब चलने लगता है तो ये क्या बन जाता है? डायनामिक चार्ज। इसमें भी करंट में क्या होता है? चार्ज चल रहा है ना। ये चार्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। आपको मैं बिल्कुल बेसिक्स में लेके जा रहा हूं। अगर आपने चार्ज समझ लिया तो आपको इलेक्ट्रॉन समझ में आ जाएंगे। चार्ज और एटम आपने समझ लिए तो आपकी समझिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब बन गया।